सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। पहला श्लोक पढ़ते हैं। रूपं दृश्यं लोचनं दृक् रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तुमानसम् दृश्याद्धिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते दृगेव न तु दृश्यते रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तुमानसम् दृश्याद्धिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते नीलपीतस्थूलसूक्ष्म ह्रस्वदीर्घादिभेदतः नानाविधानि रूपाणि पश्येत् लोचनमेकधा पश्येत् लोचनमेकधा आन्ध्यमान्द्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा आन्ध्यमान्द्यपटुत्वेषु नेत्रधर्मेषु चैकधा संकल्पयेन्मनः श्रोत्र संकल्पयेन्मनः श्रोत्र
त्वगादौ योज्यतामिदम् त्वगादौ योज्यतामिदम् नोदेति नास्तमेत्येषा कामसङ्कल्पसन्देहौ श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे श्रद्धा श्रद्धे धृतितरे ह्रीर्धीर्भिर्रित्येवमादीन् ह्रीर्धीर्भिर्रित्येवमादीन् भासयत्येकधाचितिः भासयत्येकधाचितिः नोदेति नास्तमेत्येषा नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिं याति न क्षयम् न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना भासयेत् साधनं विना ग्रंथ का परिचय कराते समय हम लोगों ने रचनाकार का थोड़ा परिचय प्राप्त किया। दो नाम हैं इस ग्रंथ के, एक वाक्य सुधा, दूसरा दृक् दृश्य विवेक। ग्रंथ की जो विषय वस्तु है वो है दृष्टा और दृश्य में विवेक करना। जब इस विवेक में साधक प्रवृत्त होता है तो इससे पहले कि वो प्रवेश करे कुछ नियमों को उसको जांच लेना चाहिए और तय कर लेना चाहिए किन नियमों के आधार पर ये विवेक होगा। किन नियमों के आधार पर हम पार्थक्य की सिद्धि करेंगे। तो पहले नियम का उल्लेख किया जाए और फिर उसकी परीक्षा कर लो कि वो नियम ठीक हैं या
नहीं ठीक हैं। तो पहला नियम बिल्कुल ही सरल है, प्रत्यक्ष है। वो ये है कि दृष्टा और दृश्य दो अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों पृथक हैं। इसका अभिप्राय यह है कि दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य दृष्टा नहीं हो सकता। इसकी जांच करना हो, परीक्षा करना हो तो रूप और नेत्र में इसको घटा के देखना चाहिए। नेत्र से अगर एक गुलाब का पुष्प दिखता है तो पुष्प अलग है, नेत्र अलग है। नेत्र के धर्म अलग हैं और जो दृश्यमान पुष्प है उसका धर्म अलग है, और दोनों के धर्मों का एक दूसरे पर संक्रमण नहीं होता। ये माने गुलाब की नीलिमा नेत्र में नहीं आएगी, गुलाब की कोमलता नेत्र में नहीं आएगी, और नेत्र में जो दर्शन शक्ति है वो गुलाब में नहीं जाएगी। तो ये जो पहला नियम है तो उसका उल्लेख भी हो गया और उसकी जांच भी हो गई, परीक्षा भी हो गई। तो ये शैली ध्यान में रखना चाहिए कि जब कोई भी सिद्धांत हम बनाते हैं या उसका उल्लेख करते हैं तो उस सिद्धांत की एक बार, दो बार, तीन बार पहले परीक्षा कर लें। एक बार वो परीक्षित हो गया, सिद्ध हो गया, तो फिर आगे चल के किसी विशेष प्रसंग में तो उसको बदलना या छोड़ना ये ठीक नहीं होता। तो ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम ये है कि कोई भी दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। ध्यान रखें, कोई भी दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। जैसे पुष्प नेत्र का दृष्टा नहीं हो सकता। मैंने इस नियम में इस शब्द को ध्यान में रखना है कि दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। दृश्य किसी और का दृष्टा बन जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं है, लेकिन दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। दृष्टांत लो, जैसे नेत्र दृश्य है मन का, नेत्र की उपस्थिति मन से जानी जाती है, तो नेत्र पुष्प का दृष्टा तो है, लेकिन नेत्र मन का दृष्टा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मन तो नेत्र का दृष्टा है। तो किसी के दृष्टा बनने का निषेध करोगे तो जांच में वो सिद्ध नहीं होगा। जांच में क्या सिद्ध होगा कि कोई भी दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। ये कोई भी दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। ये दूसरा नियम है। इसकी जांच कर लो और आप अपनी परिचर्चा में भी इसकी जांच कर लेना। और एक बार जांच हो जाए, सिद्धि हो जाए, तो फिर उसका फिर
परिपालन होना चाहिए। चिंतन में ये सिद्ध नियम निर्देशन करे, उसके गवर्नेंस में चिंतन होना चाहिए। और तीसरा नियम ये है कि कोई भी दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। कोई भी दृश्य अपने माने स्वयं का ही, कोई भी दृश्य स्वयं का ही दृष्टा नहीं हो सकता। ये तीन बातें हो गई। दृष्टा और दृश्य दोनों पृथक होते हैं। कोई भी दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। तीसरा है कोई भी दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। ये नियम हो गया। तो इन तीन नियमों को पहले ध्यान में रखते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब ये जैसा मैंने कहा कि विद्यारण्य स्वामी जी का जो चिंतन है वो बहुत सीधा धारदार होता है, विषय में एकदम प्रवेश करता है। तो कहाँ से शुरू करते हैं? बोले क्या बात है? तो तबीयत ठीक नहीं है तो कमरे में जा सकते, क्योंकि फिर वो बाधा पड़ती है चर्चा में। तो क्या बोलते हैं? रूपम दृश्यम। देखो ये स्टेटमेंट है, रूपम दृश्यम। तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ और आप फिर से देखो इसको। चिंतन का प्रारंभ अनुभूति के स्थल से शुरू होता है। चिंतन बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है ना, वहाँ से आरंभ नहीं हो सकता जो आपके अनुभव का क्षेत्र ही नहीं बना। वो ऐसा ही है जैसे ये शरीर को भी चलाना हो तो कहाँ से चलाएंगे? जहाँ वो अभी है। अगर वो इस मंच पर बैठा है और उसको अपने कमरे में जाना है या मंदिर में जाना है तो वो समाधि से नहीं चलना शुरू होगा, वो वहीं से चलना शुरू होगा जहाँ वो है। इसी तरह से चिंतन भी जब चलता है, चिंतन भी जब प्रारंभ होता है तो अनुभूति के स्थल से जब प्रारंभ किया जाए तब उसको समझना सहज होता है, उसको पचाना सहज होता है, दूसरा व्यक्ति उसके साथ चल सकता है। तो गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है दुनिया में जो फंक्शन कर रहा है। ये तो निर्णय हुआ, लेकिन चिंतन कहाँ से आरंभ किया? किस सेब नीचे गिरा? देखो, न्यूटन के सामने कहते हैं एक सेब नीचे गिरा, वो उनका प्रत्यक्ष था, वो उनका बौद्धिक दृश्य नहीं है, वो उनके सामने गिरा। इस प्रत्यक्ष को लेकर के फिर सोचना शुरू किया उन्होंने कि ये क्यों गिरा नीचे। हाँ, किसी का बौद्धिक स्तर ठीक नहीं होता तो वो चिंतन को चला नहीं पाता। सामने घटनाएं घटती हैं लेकिन वो विचार नहीं करता। लेकिन विचारशील व्यक्ति सामान्य घटनाओं के आधार पर ही तो चिंतन आरंभ करता है और बड़े ही
अलौकिक निर्णयों पर पहुंचता है। आर्किमिडीज का घनत्व का सिद्धांत कहाँ से निकला? बाथरूम में टब में नहा रहा था, बताओ। अब देखा जाए तो ये घटना बिल्कुल ही सामान्य है, लेकिन इस सामान्य प्रत्यक्ष घटना का आधार लेकर के जो उसने चिंतन बनाया, वो विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया। तो विचारशील की जो प्रज्ञा है उसमें इतनी उर्वरा शक्ति है, उसमें इतना चिंतन सामर्थ्य है कि वो चिंतन कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आरंभ कहाँ से करेगा। काल्पनिक दुनिया से आरंभ नहीं करना चाहिए। कहाँ से शुरू करते हैं ये? बोले रूपम दृश्यम। अब इसमें एक ऐसा वाक्य है ये जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। एक ऐसा वाक्य बोला गया जो सभी को स्वीकार्य होगा और इसमें कोई विशेष बात दिखाई नहीं देती। रूप क्या है? बोले दृश्य है। तो बोले रूप को रूप ही क्यों नहीं कहते? रूप को दृश्य क्यों बोलते हो? क्योंकि हमको दो श्रेणियों में चीज़ों को रखना है। दृश्य की श्रेणी में क्या क्या आता है और दृष्टा की श्रेणी में कौन आता है, इसी का तो विवेक करना है। तो पहला जो वाक्य बना रूपम दृश्यम। क्यों दृश्यम? रूप को आप दृश्य क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा क्योंकि दृश्यते। नहीं, क्योंकि दृश्यते। रूप में दृश्य धर्मिता है। रूप में बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, उसके विश्लेषण का यहाँ प्रसंग नहीं है, लेकिन रूप में एक धर्म है। क्या धर्म है? कि उसको देखा जा सकता है। देखो, ये भी एक धर्म है। धर्म माने प्रॉपर्टी। रूप की एक प्रॉपर्टी है कि उसको देखा जा सकता है। ये बोले महाराज इसका साफ करो। दृश्यत्व जो है उसमें धर्म बन के रहता है। थोड़ा सूक्ष्म हो रही बात। दृश्यत्व रूप में धर्म बन के रहता है। ये क्या बात हुई? बोले ये बात ऐसी हुई कि शब्द में वह धर्म नहीं है। शब्द में श्रोतव्य धर्मिता है, लेकिन दृश्य धर्मिता नहीं है। पकड़ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि आपके पास आँख है और इसलिए आप पुष्प को देखते हो, ये पूरा सच नहीं है। दोहराता हूं मैं। चूंकि आपके पास आँख है, नेत्र है, इसलिए आप रूप को देखते हो, ये पूरा सच नहीं है। सही नहीं है ऐसा ना बोलना। शब्द हम कोई खर्च नहीं करते बेकार में। अधूरा सच है, क्योंकि आँख न हो तो फिर आँख होने पर भी पुष्प इसलिए दिखता है क्योंकि पुष्प में देखे जाने का स्वभाव है, दृश्य धर्मिता है, दृश्यत्व नाम का एक गुण है वहां पर। अगर वो गुण वहां नहीं होता तो नेत्र होने पर भी हम उसको नहीं देख सकते थे। जैसे शब्द को,
जैसे गंध को, गंध में चूंकि वह दृश्य धर्मिता नहीं है, तो आप चाहे जितनी तेज आंख वाले हो वो दिख नहीं सकती। तो अब एक स्टेटमेंट देखो कैसा बोला गया, रूपम दृश्यम। साधक को पहला ही प्रश्न आना चाहिए कि रूप को दृश्य संज्ञा क्यों दे रहे हैं। रूपम दृश्यम, रूप को दृश्य क्यों कहा जा रहा है, तो उसको ये बात समझ में आएगी, उत्तर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि रूप में अच्छा रूप में एक धर्म है, रूप में एक गुण है। क्या गुण है? दृश्य धर्मिता, दृश्य बनने का उसमें एक स्वभाव है। इसलिए उसका नाम रखा गया रूपम दृश्यम। लोचनम दृक्, रूप के संदर्भ में जो लोचन है, नेत्र है, वो दृक् है, दृष्टा है, देखने वाला है। ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ, दूसरा वचन हुआ। छोटे छोटे वचन हैं और इन्हीं की मीमांसा होनी चाहिए, इन्हीं की परीक्षा बार बार होनी चाहिए। तो देखना चाहिए, हाँ नेत्र से रूप दिखता है, सो नेत्र तो दृष्टा है, ठीक बात है। तो जो कहा गया उसकी जांच कर लिया आपने, जांच करके उसको सही पाया, तो पहला वाक्य पूरा हो गया। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तद्दृश्यम। अब देखो फिर से दृश्य शब्द का संपर्क रखा गया किससे? लोचन से। तद्दृश्यम, तत् सर्वनाम है, तो पूर्व में जिसका नाम लिया गया है उसी का वाचक ये सर्वनाम है। बोले रमेश स्टेशन पे आएंगे और उनको आप वहाँ ले जाना। तो अब रमेश शब्द का उच्चारण हुआ है, तो उनको शब्द का अर्थ कौन होगा? वही रमेश होगा। नाम के बाद जो सर्वनाम आता है वह सर्वनाम उसी नामी का वाचक होता है। तो नाम किसी का लिया और फिर सर्वनाम लिया तो वो किसी का वाचक हो जाए तब तो स्टेशन पर आप किसी और को पकड़ लाओगे वो नहीं तो अभी नाम किसका लिया गया? लोचनम का। तद्दृश्यम, बोले वही नेत्र दृश्य है। बोले महाराज अभी आप दृष्टा कह रहे थे उसको। बोले यस, उसको मैं दृष्टा कह रहा था, लेकिन उसमें भी देखे जाने का गुण दिखाई देता है। तद्दृश्यम, दृश्यन्ते इति दृश्याः, जो देखा जाए उसको दृश्य बोलते हैं। बोले ये जो नेत्र है वो दृश्य है, किसका दृश्य है? तो दृक् तु मानसम। अब देखो यहाँ दृश्य शब्द का अर्थ व्यापक हो गया। यहाँ दृश्य शब्द का अर्थ यद नेत्रभाष्यम तदृश्यम ऐसा अभिप्राय नहीं बनेगा। ध्यान देना, यद नेत्रभाष्यम तदृश्यम एक परिभाषा ये बन सकती है। रूप दृश्य है किसका? नेत्र का। लेकिन यहाँ अब दृश्य शब्द को व्यापक बना देते हैं। दृश्य उस चीज को कह रहे हैं जो हमारे ज्ञान का विषय बने, जो ज्ञेय कोटि में आता है, उस सभी को दृश्य बोल रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट सीमित था, रूपम दृश्यम।
उसमें शब्द नहीं जोड़ा, उसमें गंध नहीं जोड़ा, लेकिन दूसरे तीसरे वचन में वो दृश्य शब्द को व्यापक कर दिया। क्योंकि दृश्य शब्द का योग किसके साथ कर रहे हैं? नेत्र के साथ। तो नेत्र तो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। बोलते हैं तदृश्यम, वह ज्ञेय बनता है, जाना जाता है। इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ योर परसेप्शन। दृश्य का अर्थ क्या हुआ फिर? वन इज बिकमिंग, वन विच इज बिकमिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ योर परसेप्शन। इट इज बीइंग परसीव्ड। तो जो परसेप्शन का विषय बना, जिसको आप जानने लग गए, उसको बोलेंगे दृश्य। तो बोलेंगे तदृश्यम। नेत्र जाना जाता है, दृश्य बनता है। दृक्तु मानसम, उसका दृष्टा कौन है? बोले उसका दृष्टा है मन। दृक्तु मानसम। इसकी जांच कर लो आप। उन नियमों में इन दोनों वाक्यों को उतार लो। स्वरूपम दृश्यम लोचनम दृक्। रूप और नेत्र दो अलग अलग चीज हैं पहले नियम के अनुसार। रूप और नेत्र दोनों अलग अलग चीज हैं। ये नियम पक्का हो गया। रूप कभी भी नेत्र का दृष्टा नहीं बन सकता, ये भी पक्का हो गया। रूप स्वयं का दृष्टा नहीं बन सकता, ये भी पक्का हो गया। तो तीनों नियम पहले वाक्य में घट गए। अब दूसरे वाक्य में घटाओ। क्या बोलते हैं? लोचनम दृक्। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तदृश्यम दृक्तु मानसम। नौ नेत्र दृश्य है और मन दृष्टा है। इसमें घटाएं तो पहला नियम के अनुसार ये नियम निर्णय निकलेगा कि मन और नेत्र दोनों अलग अलग होंगे। दूसरा ये होगा कि नेत्र से मन को कभी देखा नहीं जा सकता। अब अच्छा निर्णय निकला। नियम छोटा सा है, निर्णय बड़े बड़े निकल आते हैं। अब निर्णय क्या निकला कि नेत्र से, एज पर द लॉ, नेत्र के द्वारा मन को नहीं देखा जा सकता, हो गया। तो ये आग्रह कोई करे कि मैं तो चीर फाड़ करके, है ना, नेत्र से मन को देखूंगा, पहचानूंगा, तो वो नियम के अनुसार संभव नहीं है। नौ तीसरा नियम है कि नेत्र स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। वो तो ठीक बात है। कोई कहे कि मन की जरूरत ही नहीं है, नेत्र को स्वयं नेत्र से ही जान लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है, वो गलत होगा। क्योंकि दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। नियम घट गए। अब इसमें अच्छा पहले इसका मैं अर्थ कर लूं, फिर आगे बढ़ता हूं। अब इसमें नेत्र शब्द का अर्थ कहीं न कहीं पहचान में आता है। नेत्र रूप का दृष्टा है। हमने अभी पढ़ा इसको। नेत्र रूप का दृष्टा है। तो ये जो जिसको हम
सामान्य भाषा में नेत्र बोलते हैं, ये रूप है कि नहीं है? है। तो कमल नयन बोलते हैं किसी को, मीनाक्षी बोलते हैं किसी को, है ना। बहुत सारे सुंदर सुंदर नाम दिए जाते हैं, तो वो तो रूप हो गया। अप्लाई करो इनको। तो जिसको समाज में सामान्य रूप से नेत्र बोलते हैं, वास्तव में वो क्या निकला? रूप निकला। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। और रूप का जो दृष्टा है उसका नाम है नेत्र। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको सामान्य रूप से लोग नेत्र कहते हैं वो नेत्र नहीं है, वो तो रूप की श्रेणी में आया। और अगर ऐसा हम सावधानी से विचार न करें तो रूप ही रूप का दृष्टा हो गया, तो खंडन हो गया इसका। नियम का खंडन हो गया, बल्कि कहूंगा कि नियम का उल्लंघन हो गया। तो पहले आप नियम बना लो, फिर उल्लंघन करने की बात छोड़ दो। तो अगर ये जो नेत्र है, अगर वो नेत्र नहीं है तो ये क्या है? तो कहा गया कि ये नेत्र इंद्रिय का गोलक है। ओम नारायण। तो नेत्र इंद्रिय क्या है? बोले वो सूक्ष्म है। पकड़ में आया? क्यों सूक्ष्म है? क्यों बोलते हो ऐसा? मुझे तो साफ दिखता है कि आंख है, तो इसी का तो ऑपरेशन होता है, तो इसी के तो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं। वो नेत्रेंद्रिय जिसको आप सूक्ष्म कह रहे हो, उसका कोई स्पेशलिस्ट थोड़ा होता है। तो क्यों कहते हो कि कोई सूक्ष्म इंद्रिय की जरूरत है? इसलिए कहते हैं क्योंकि रूप ही रूप का दृष्टा नहीं हो सकता, और चूंकि ये गोलक रूप की श्रेणी में आता है, इट फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ फॉर्म, इसलिए इसको हम किसी भी दशा में नेत्र इंद्रिय नहीं कह सकते। अब आपने देखा छोटा वाक्य है, निर्णय बड़ा होता है। इससे ये सिद्ध हो गया कि इंद्रिय तत्व गोलक तत्व से पृथक है। ओम नारायण। ये निकल आया नियम। निष्पत्तियों को चुन चुन करके संभाल लेना चाहिए। कई बार हम लोग लापरवाह होते हैं, निष्पत्तियों के मोती निकलते जाते हैं और हम उसको फेंकते जाते हैं, फिर आखिरी तक में कंगाल के कंगाल बने रहते हैं, हमारी झोली में कुछ नहीं आता। जो साधक वृत्ति के लोग हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो आखिरी तक पहुंचते पहुंचते उनके पास काफी माल होता है, क्योंकि वो निष्पत्तियों को संभालते हैं और ये भी सीखते हैं कि निष्पत्तियों तक पहुंचा कैसे जाता है। है ना। तो ये निर्णय निकल आया कि इंद्रियां तो सूक्ष्म हैं। बोली बात तो ठीक लगती है, नेत्रेंद्रिय सूक्ष्म होना चाहिए, रूप से भिन्न होना चाहिए। कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो नेत्र से न दिखती हो, और मैं तो दूसरी की आंख को
हाँ, नेत्र से देख लेता हूँ। तो हमारा नेत्र उसके नेत्र का दृश्य बन रहा है और उसका नेत्र हमारे नेत्र का दृश्य बन रहा है। तो ये तो दृश्य का ही दृश्य दोनों हो गए। तो पहला ही नियम नहीं घटा। तो बोले अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। आपको निवेदन करूं, हमारे सांख्य दर्शनों में, इवन वेदांत पंचदशीकार कहीं लिखते हैं कि इंद्रियां सूक्ष्म हैं और शरीरव्यापी हैं। सारी इंद्रियां शरीरव्यापी हैं। चूंकि यहाँ गोलक है इसलिए यहाँ उनका सामर्थ्य प्रकट होता है। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, प्रसंग नहीं है इसका। इसलिए कभी कोई तकनीक विकसित हो जाए तो पीठ में आंख को प्रकट किया जा सकता है। आप विनोद न समझना इसको, ये विनोद न समझना, ये हमारा सिद्धांत है। सूक्ष्मत्वात् व्यापकः, जो सूक्ष्म है वो स्थूल की अपेक्षा व्यापक होता ही है। इस नियम को चाहे जहां मर्जी जांच लो आप, ठीक? जब जांच लेना तब मान लेना। और मैं चाहूंगा कि आपकी बुद्धि जांचने परखने में लग जाए, केवल रिपीट न करे। और रिपीट करने में भी मुझे संतोष है। एक दिन मुझे टहलते समय कहा गया कि उसको रिप्रोड्यूस कर लिया जाए, इतना ही बहुत है अभी तो। नहीं, वो भी ठीक है, माना मैंने, लेकिन जांचने की एक वृत्ति डेवलप होनी चाहिए, तब उसको साधना बोलते हैं। चित्त को एक स्थिति में ले जाने का मात्र नाम साधना नहीं है। चिंतन में ले जाना वो साधना बनती है। फिर तो क्या बोलते हैं कि इंद्रिय सूक्ष्म है, सूक्ष्मता के साथ एक नियम ये लगा हुआ है कि वो स्थूल की अपेक्षा व्यापक है। पृथ्वी से जल व्यापक इसीलिए है क्योंकि वो सूक्ष्म है। जल से अग्नि तत्व व्यापक है, क्यों? सूक्ष्म है। अग्नि से वायु तत्व व्यापक है, क्यों? वो उससे सूक्ष्म है। बना? अब देखो, तो इंद्रिय निकल आई सूक्ष्म। हम समझते हैं कि आंख के किसी एक कोने में कहीं टिकी पड़ी होगी, तो आंख बड़ी है और इंद्री छोटी है। हम शायद ऐसा समझते हैं। यहां निर्णय ये निकल रहा है कि इंद्रिय तो गोलक से बड़ी होनी चाहिए। तो सांख्य सिद्धांत ये बात मानता है, हम लोग भी मानते हैं, वेदांत भी मानता है कि कोई भी इंद्रिय कहीं भी प्रकट की जा सकती है अगर उस तरह की कोई तकनीक विकसित हो जाए तो। और इसलिए अलग अलग जीवों में कोई जरूरी नहीं है कि सिर में ही सब हो। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। उनका गोलक पीठ में हो तो पीठ में। ये नारायण, ज्यादातर यही कहा जाता है कि सर्प के कान नहीं होता, क्योंकि गोलक नहीं दिखता ना उसको, तो इसलिए बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में एक शब्द है और इसलिए हम मानते हैं कि उसके भी श्रोत्रेंद्रिय है। उसका नाम है चक्षुस्रवा। सर्प का एक सर्प के लिए एक पर्यायवाची शब्द संस्कृत में दिया, चक्षुस्रवा। चक्षु गोलक में ही श्रवणेन्द्रिय भी शामिल है। अब ये शब्द आया तो फिर हम तो मानते हैं उसको, और जिसको नहीं मानना है पहले वो जांच करे। हाँ भाई, ये जिम्मेदारी है, तो नहीं मानने वाले की जिम्मेदारी है। महाराज जी से किसी ने कहा कि हम ईश्वर को नहीं मानते। बोले तो बताओ क्यों नहीं मानते।
बोले आप बताओ कि क्यों मानते हो? बोले ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमको तो हमारे शास्त्र ने कहा, हम मानते हैं। अब तुम नहीं मानते हो तो चलो जांचो अब। नहीं, खंडन का जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करना सबसे कठिन बात है। तर्कशास्त्र में इसको मानते हैं हम लोग। किसी चीज का निषेध करने के लिए बहुत विचार चाहिए, बहुत प्रमाण चाहिए। बोले दुनिया में कोई सज्जन नहीं है। बोले सारे आदमियों को देख चुके तुम? कहना पड़ेगा फिर। इफ यू गिव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट तो यू हैव टू प्रूव इट नाउ। तो इंद्रिय तो व्यापक निकल आई महाराज। मैंने कहा चक्षुश्रवा, देखो गोलक, एक ही गोलक में दो। किसी ने कहा कि एक गोलक में दो इंद्री कैसे रह सकती है? बोले कभी आप अपने ऊपर तो ध्यान देते नहीं। जिह्वा में रसनेन्द्री भी रहती है, जिह्वा में वागेंद्री भी रहती है, नहीं रहती? एक ही इंद्रिय में दो दो इंद्रियां नहीं दिखाई देती हैं आपको? ये सारी सृष्टि को समझ के थोड़ा बैठे हो आप। तो ये एक नायम अस्ति नियम, ये कोई नियम नहीं है कि एक गोलक में दो इंद्री नहीं हो सकती। हाँ 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 हाँ। तो अब नेत्रेंद्रिय दृश्य है। कौन सी नेत्रेंद्रिय? जिसको आप नहीं पहचानते। ध्यान रखना, हमने मान रखा था कि नेत्रेंद्रिय को हमने पहचाना हुआ है। सच्चाई यही है कि आज तक शायद बहुत कम लोगों ने नेत्रेंद्रिय को पहचाना हो। जो हम पहचानते थे वो तो आपने काट दिया। अब जब आप बोलते हो कि नेत्रेंद्रिय दृश्य है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि वो नेत्रेंद्रिय है क्या? उसका लक्षण क्या होगा? मीनाक्षी की कमल नयन। जिस नेत्रेंद्रिय की आप बात कर रहे हो, हाँ, ये तो नाम हुआ नेत्रेंद्रिय। उसका लक्षण क्या है? उद्देश्य, लक्षण, फिर तीसरा परीक्षा च। तो उसका लक्षण क्या करेंगे? इंद्रिय का, नेत्र इंद्रिय का लक्षण। लक्षण माने लक्ष्यते अनेन इति, हाँ, जिसके द्वारा लक्षित किया जाए। वो लक्षण क्या है? क्योंकि मैं नेत्र इंद्रिय को पहचानना चाहता हूँ, उसको लक्ष्य बनाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। लक्ष्य माने देखना, ये लक्ष्यते, दृश्यते, ये। तो आप बताओ नेत्र इंद्रिय की परिभाषा क्या करोगे? मेरे ख्याल से तो सभी के पास है यहाँ पर। कोई डाउट तो नहीं है? क्या परिभाषा बनाओगे? लक्षण बनाओ। ये भी सीखना चाहिए। लक्षण बनाओ, चाहे गलत बनाओ। जांच में गलत सिद्ध हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन आदत पड़ेगी। तो हम बोल देते हैं अभी, लेकिन आपकी बुद्धि को स्टिमुलेशन हो जाए, थोड़ा उत्तेजना हो जाए, विचार की ओर प्रचोदना हो जाए, इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं। विचार प्रचोदन, विचार प्रेरण, ये होना चाहिए। नहीं तो बुद्धि में प्ररोचना कैसे हो? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोवोकेशन, थॉट प्रोवोकेशन, स्टिमुलेशन। बुद्धि में एक जागृति आवे कि अच्छा, ये से भी सोचा जाता है।
ज्ञान मार्गी आप हो और सोचना आता नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ कि हम ओलंपिक में दौड़ में भाग लेने जा रहे हैं, टांग है नहीं। ये नहीं हो सकता। आप ज्ञान योग माने सोचना आना चाहिए, चिंतन कैसे होता है वो आना चाहिए। हरे रामा। तो नेत्रेंद्री क्या है? बोले एक सामर्थ्य विशेष का नाम है। लिख लेना आप और समझ भी लेना। नेत्रेंद्री की अनुभूति व्यक्ति को एक सामर्थ्य के रूप में होती है। केवल सामर्थ्य न देना, सामर्थ्य विशेष के रूप में होती है, एक सामर्थ्य के रूप में होती है। वो सामर्थ्य विशेष क्या है? बोले कि उस सामर्थ्य से मैं देख सकता हूं। तो मुझे कैसे पता चला कि मेरे पास नेत्रेंद्रिय है? क्योंकि मैं पाता हूं कि मैं देख सकता हूं। कैसे पता चला कि आपके पास वाणी है? क्योंकि मेरा अनुभव हुआ कि मैं बोल सकता हूं। कैसे पता चला कि आपके पास श्रोत्रेंद्रिय है? बोले मैं सुन सकता हूं। तो तत्तत् सामर्थ्य विशेष का नाम तत्तत् इंद्रिय हो गया। पकड़ में आया? एक एक सामर्थ्य विशेष का नाम एक एक इंद्रिय है। ऐसी कितनी सामर्थ्य है आपके पास? बोले कुल 10 हैं। ये देखो ऋषि चिंतन ऐसे होता है। अपने ऊपर उन्होंने बहुत निधिध्यासन किया। उन्होंने तय कर दिया कि 10 तरह की सामर्थ्य ही है, 11वीं नहीं है, 12वीं भी नहीं है। ये केवल ये कह देते कि आदमी में सामर्थ्य है तो ये तो गोल मटोल हो जाना था। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। सामर्थ्य है तो यू हैव टू स्पेल आउट कि सामर्थ्य कितनी है, कैसी है। तो बोले श्रवण सामर्थ्य है, दर्शन सामर्थ्य है, घ्राणन सामर्थ्य है, ऐसे त्वक सामर्थ्य है, रसना सामर्थ्य है, स्वाद लेने की सामर्थ्य है। किसी किसी में कोई कोई सामर्थ्य लुप्त होती है। गाजियाबाद में हमारे प्रेमी हैं, मित्र कहिए, वीरेंद्र जी, जो आपके यज्ञोपवीत में तो आपके अभिभावक बने थे। तो मैं सुबह टहलने जाता था तो बीच में एक नाला पड़ता था, बड़ा दुर्गंध आती थी। तो मैंने कहा वीरेंद्र इधर से मत लाया करो, बहुत दुर्गंध आती है भाई। थोड़ी देर के लिए ही, 3-4 मिनट के लिए, लेकिन 3-4 मिनट तो मैं नाक बंद नहीं कर सकता। आधा मिनट तो शायद बंद कर दूं, लेकिन तो बोले मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई सेड भाई, बोले मुझे घ्राणन सामर्थ्य नहीं। अब देखो वो इंद्रिय लुप्त है वहां। हमने कहा बताओ, अब नाक तो बनी हुई है लेकिन गोलक विद्यमान और इंद्रिय लुप्त है। कोई लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, कलर ब्लाइंड। आंख अच्छी खासी है, एक खास रंग उनको दिखता ही नहीं। मेडिकली इट इज प्रूव्ड, एक्सेप्टेड है ना मां, कलर ब्लाइंड। अब आप दिखा रहे हो ये नीला है, ये नीला है, कपड़ा नीला है। अब अगर सपोज वो नीला रंग से ब्लाइंड है तो कहेंगे किधर नीला है, मुझे तो दिखता ही नहीं। लुक एट दिस, बड़ी विचित्र विचित्र लीला है। सो इंद्रियां अनुभव में आती हैं
सामर्थ्य विशेष के रूप में। और ऐसी सामर्थ्य विशेष 10 हैं, इसलिए आदमी के पास कहा जाता है क्या? 10 इंद्रियां हैं। इसमें भी एक विभाग है कि 5 सामर्थ्य हैं ज्ञानात्मिका और 5 सामर्थ्य हैं क्रियात्मिका। ये देखो, इसलिए फिर ऋषि ने कहा कि ये ज्ञान इंद्रियां हैं और ये कर्म इंद्रियां हैं। ये देखो, ये फर्क भी उन्होंने भीतर समाहित होकर के देख लिया। मैं कई बार बोलता हूं कि हम लोगों को सब पकी पकाई मिली है। अच्छा, इसलिए उसकी कीमत भी नहीं समझते। एक बच्चा भी हिंदुस्तान का रटा रटाया रहता है कि 10 इंद्रियां हैं। वो क्या है, कैसे पहचाना ऋषि ने? तो वो सूक्ष्म हैं, सामर्थ्य विशेष के रूप में अनुभव में आती हैं और देहव्यापी हैं। 3 बात निकली। क्या क्या? सूक्ष्म है गोलक की अपेक्षा, सामर्थ्य विशेष के रूप में अनुभव में आती हैं और देहव्यापी हैं। ये नारायण। अब सामर्थ्य विशेष के रूप में किसको अनुभव में आती हैं? ये प्रश्न आया। आप कह रहे हो अनुभव में आती हैं, किसको आती हैं अनुभव में? तो बोले मन को। अब देखो अर्थ प्रकट हुआ, तदृश्यम दृक्तु मानसम। क्योंकि इंद्रिय सामर्थ्य विशेष है तो उसका अनुभव गोलक को नहीं हो सकता। ये सामर्थ्य विशेष को ही सामर्थ्य विशेष का अनुभव नहीं हो सकता। ये देखो, क्योंकि नियम तीनों घटाओ नियम, दृष्टा दृश्य दोनों जब भी होंगे तो अलग होंगे। 1, दृश्य अपने दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। 2, और दृश्य स्वयं अपना ही दृष्टा नहीं हो सकता। सो नेत्रेंद्रिय नाम की जो सामर्थ्य विशेष है वो स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकती। उसका परसीवर, उसका सीयर, उसका दृष्टा कौन होगा? बोले मन होगा। उसी का नाम है मन। ओ हो नारायण। तो मन क्या चीज है भाई? ये इंद्रिय क्या चीज है वो तो थोड़ी बहुत पहचान होनी शुरू हुई। अभी आप ले गए मन तक, एकदम सीधा। आप समझो अभी पूरे श्लोक पूरा नहीं हुआ। ये पंचदशीकार की ये शैली है, एकदम ऐसे घुस जाते हैं, एकदम धारदार उनकी शैली है। रूप से इंद्री में गए, इंद्री से मन में। मन क्या है? बोले यह भी एक सामर्थ्य विशेष का ही नाम है। क्या सामर्थ्य है ये? तो परिभाषा की हमारे आचार्यों ने साधारण परिभाषा, अभी हम विस्तार से, प्रसंग भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। मन सबसे जटिल विषय है, एक जटिल विषयों में से एक जटिल विषय है, इतना आसान नहीं। अभी आपने उपदेश सार में थोड़ा सा पढ़ा,
लेकिन परिभाषा मन शब्द का जो निर्माण किया ऋषि ने, आप समझ, तो ये शब्द बनते हैं सोच समझ के। तो उन्होंने कहा कि उस सामर्थ्य विशेष का नाम मन है जिसके द्वारा आप मनन करते हो। मनुते अनेन इति मनः, मनुते अनेन इति मनः। और यह सामर्थ्य आपके भीतर पाई जाती है। बोले नहीं, मैं तो कमरे में रख के आया। कोई कोई महाराज बहुत ज़्यादा सक्षम लोग होते हैं, तो वो अपने मनन की सामर्थ्य को कमरे तो शरीर यहाँ आता है और मनन की सामर्थ्य को विश्राम करने के लिए वहाँ नहीं, वो आपके, या तो वो नहीं है, और अगर वो है पाई जाती है तो वो आपके भीतर पाई जाती है। ये बोले हाँ मैं सोच सकता हूं। मैं, हाउ डू यू नो दैट यू हैव द माइंड? क्योंकि मैं सोच सकता हूं। मन के होने का एक ही प्रमाण है कि आप ये अनुभव करते हो कि मैं सोच सकता हूं। आंख से नहीं बोल सकते कि मैं जानता हूं मेरे पास मन है। अरे तू कैसे जानता है? वही तो मैं पूछ रहा हूं। अरे बोले मैं जानता हूं। ये तो 5 बार कहने से थोड़ा सिद्ध हो जाएगा, बताना पड़ेगा कि आप कैसे बोलते हो कि आपके पास मन है। तो उत्तर क्या आना चाहिए? क्योंकि मैं सोच सकता हूं। मनन क्रिया हो रही है, उस क्रिया की सामर्थ्य मैं अपने भीतर पाता हूं। एक ऐसी सामर्थ्य विशेष हमारे भीतर दिखती है जो महसूस करती है, फिर उस पर सोचती है, फिर निर्णय निकालती है, फिर आगे उस निर्णय के छाया में काम करती है। ये बोले महाराज सरल सा जीवन चल रहा है, इसमें इतनी लेयर बाई लेयर क्यों? बोले लेयर बाई लेयर, ये तो क्यों ये सोचना कि हमारे भीतर एक सोचने की भी सामर्थ्य है। बोले इसलिए सोचना कि इससे सोचने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं आत्मचिंतन करना चाहिए। माने क्या? बैठ के अहम अहम अहम, आवृत्ति का नाम चिंतन नहीं है, ध्यान रखना। वेदांत के बारे में बहुत तरह की गलत फहमियां हो जाती हैं। कई लोग आवृत्ति को, अभ्यास को, है ना, स्थिति को वेदांत समझते हैं, जबकि वो शब्द खुला बोलता है ज्ञान, योग, आत्मचिंतन। चिंतन में आवृत्ति किधर से आती है? उसमें क्या चिंतन है आवृत्ति करने में? बताओ मुझे। सोहम सोहम सोहम, इसमें क्या चिंतन है? इसमें तो आवृत्ति है, अभ्यास है। उस अभ्यास से कोई चीज प्रकट हो जाएगी, उसका निषेध नहीं है। अभ्यास से कुछ सिद्ध हो सकता है, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो सकता जो आप चाहते हो। ओम नारायण। रूपम दृश्यम लोचनम दृक् तत् दृश्यम दृक्तु दृक्तु मानसम। एक मन सामर्थ्य से इंद्रिय सामर्थ्य को हम जानते हैं। अल्लाह, तो मन सामर्थ्य दृष्टा है और इंद्रिय सामर्थ्य दृश्य है। दोनों
अलग अलग हैं, पहला नियम। और इंद्रिय सामर्थ्य से कभी भी मन को नहीं जान सकते, दूसरा नियम। ठीक। ओम नारायण। और इंद्रिय सामर्थ्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकती, उसको दिखने के लिए मन चाहिए। हो गया। अब बोलते हैं दृश्याधिवृत्तया। यह जो मन है ना, उसी को कहा, अब यहाँ नाम रखा धी वृत्तया। धी माने बुद्धि। बुद्धि और मन सब एक है, अंतःकरण है। इस बात की सूचना देने के लिए अंतिम पंक्ति में मन शब्द की बजाय क्या बोला? धी वृत्तया। धी वृत्तयः दृश्याः। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा वक्तव्य है ये। धी वृत्तयः दृश्याः। ये जो धी वृत्तियां हैं वो दृश्य हैं, वो भी मालूम पड़ती हैं। उनका आना मालूम पड़ता है, उनका जाना मालूम पड़ता है, उनकी अशांति मालूम पड़ती है, उनकी शांति मालूम पड़ती है। चूंकि वो मालूम पड़ती हैं, हाँ, इसलिए दृश्य हैं ये। तो दृश्यत्व धर्मिता धी वृत्तियों में भी है। दृश्यत्व धर्मिता इंद्रिय सामर्थ्य में भी है, और दृश्यत्व धर्मिता रूप में भी है। तो देखो देखो, तो चूंकि दृश्य धर्मिता इन सभी में है, इसलिए सभी को दृश्य कहने में क्या आपत्ति है? ये आया महाराज, देखो एक ही धर्म तीनों में है। क्या धर्म है वो? दृश्य। दृश्याधिवृत्तयः साक्षी। धीवृत्तयः दृश्याः। बोले महाराज रुको, मैं जांच करूंगा कि ये दृश्य हैं या नहीं है। खुश हो जाते हैं विद्यारण्य स्वामी जी अगर कोई ये कहे कि मैं जांच करूंगा, आपके वक्तव्य के ऊपर थोड़ी परीक्षा करूंगा, तब मानूंगा। वो खुश हो जाएंगे कि चलो यार, शुरू तो किया तुमने। उसका खुशी होने का कारण क्या है कि एक बार परीक्षा करने के बाद अगर आपने मान लिया तो फिर बार बार आप यू टर्न नहीं लोगे। जो साधक के जीवन में बार बार होता है, एक बार मान भी लिया, दूसरे दिन नहीं भी माना, ये नहीं हो सकता। परीक्षा कर लो, तय कर लो, फिर तो मान लिया तो मान लिया, बात खत्म हुई। तो धीवृत्तयः दृश्याः। धीवृत्तियां तो दृश्य हैं। क्यों दृश्य हैं बताया मैंने? क्योंकि वो मालूम पड़ती हैं। उनका लय, उनका उदय, उनका विक्षेप, उनकी समाधि, ये वेरी गुड। तो धी वृत्तियां दृश्य हैं, तो उनका दृष्टा कौन है? उससे पृथक होना चाहिए वो। नेचरली पहला नियम, उनसे पृथक होना चाहिए वो। तो बुद्धि वृत्तियों का दृष्टा स्वयं बुद्धि नहीं हो सकती, स्वयं बुद्धि वृत्ति नहीं हो सकती। हो क्यों? क्योंकि दोनों अलग हैं। पहला ही नियम कहता है अलग हैं। बोले अब कौन बचा? भीतर तो मैं मन तक तो पहुंच गया था, अब कौन बचा? बोले उसका एक नाम है साक्षी। बोले महाराज यही नाम मिला ले दे करके आपको?
ये तो बड़ा अनजाना सा नाम है, रूप बड़ा जाना पहचाना था। लोचन, मैंने बहुत कविताएं सुनी उसके विषय में। मन के बारे में भी सुना, धी वृत्तियों के बारे में भी सुना था। अब ये नया हमारे ही भीतर ही किसको बैठा रहे हो आप हैं? ये कौन आया? धीवृत्तयः दृश्याधिवृत्तयः साक्षी। कोई धी वृत्तियों का एक दृष्टा है, कोई साक्षी है। कौन है भाई वो? अब वो कोई भी हो, लेकिन वो धी वृत्तियों से अलग होगा, इतनी मान लो आप। बोले हाँ, नियमता तो उसको अलग मानना पड़ेगा। हो धी वृत्तियां उसको कभी देख नहीं सकती, क्योंकि नियम दूसरा, दृश्य दृश्य अपने दृष्टा को नहीं देख सकता। तो बुद्धि का वो दृष्टा है, हाँ, लेकिन बुद्धि की पकड़ में कभी नहीं आता। और ध्यान में कई बार हम लोग यही कोशिश करते हैं कि एक पकड़ो उसको। ये और बुद्धि को ताने बैठे हैं ध्यान में, क्या पकड़ के छोड़ूंगा आज किसको? ये बैठे हैं दबा करके। और नियम आपका ये कहता है कि धी वृत्ति माने जो दृश्य है वो अपने दृष्टा का दृष्टा कभी नहीं हो सकती। अब वेदांत ने कहा तत्व बुद्धि से परे है, तो बोले ये क्या बात करते हो, दुनिया बुद्धि के पकड़ में आती है। तो गीता जी में कहा यो बुद्धे परतस्तु सह इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। तो परतः कहने का अभिप्राय है ना, ऐसे थोड़ो स्टेटमेंट बना दिए गए कि कविता पूरी करनी है, इसके लिए थोड़ो बनाया गया है वो। सो बुद्धि वृत्ति कभी भी दृष्टा का दृष्टा नहीं बन सकती, नियम दूसरा। नियम तीसरा कि बुद्धि को ही बुद्धि से ही नहीं जाना जा सकता, क्योंकि नियम ये है कि दृश्य कभी स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। सो बुद्धि दृश्य है तो उसके दृष्टा की जरूरत है, वह दृष्टा उससे अलग है, वह दृष्टा उससे अतीत है। दो बात आ गई, वह दृष्टा उससे अलग है और वह दृष्टा उससे अतीत है। अतीत माने उसका दृश्य कभी नहीं बनेगा। ओम कौन है वो? बोले उसका नाम है साक्षी। बोले क्यों ये नाम रख रहे हो आप उसका? क्योंकि साक्षी का अर्थ क्या है? साक्षात ईक्षते। ये बहुत बढ़िया शब्द, क्या ऋषि लोगों की प्रज्ञा थी महाराज। साक्षात ईक्षते, क्योंकि यह जो भीतर हमारे एक दृष्टा तत्व है वह बुद्धि वृत्तियों को देखता है, ईक्षण करता है, उनका ईक्षण करता है माने देखता है। कैसा देखता है? बोले बिना किसी के साधन के। साक्षात का मतलब क्या है? बिना किसी साधन के। इसीलिए बोलते हैं ना साक्षात्कार के लिए आए हैं। इंटरव्यू का अनुवाद किया हिंदी में लोगों ने, साक्षात्कार। तो
और अंग्रेजी में बनाया इंटरव्यू। अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इंटरव्यू, भीतर से व्यू लेना है, यही ना। बातचीत करने से आपके भीतर वाले को मैं देखना चाहता हूँ, यही अर्थ है उसका, जो मैं समझता हूँ। इंटर माने भीतर, व्यू करना, उसको देखना। तो आप उसका असली अनुवाद तो क्या होगा कि आपके बारे में मैं एक अंतर्दृष्टि चाहता हूँ, लेकिन उसका अनुवाद किया लोगों ने क्या, साक्षात्कार। वो अर्थ सही है, गलत नहीं अनुवाद है। वो क्यों सही है? क्योंकि मैंने कागज़ के जरिए आपको पहचाना, दूसरों के जरिए पहचाना, बायोडाटा के जरिए पहचाना, आपकी डिग्री देख के पहचाना। अब मैं क्या चाहता हूँ, बीच में ये सब ना आवे। डिग्री तो आप कहीं बीच में खरीद भी लेके आ जाओ तो अब आजकल भाई तो अब बिना किसी और व्यवधान के सीधे ही मैं आपको देखना चाहता हूँ और खुद पता लगाऊंगा कि ये डिग्री कहाँ तक ठीक है। ये साक्षात, ये साधनों के बिना, ये व्यवधान के बिना। साधन साधन भी हैं और कदाचित किसी समय व्यवधान भी बन जाते हैं। ये तो यह जो हमारे भीतर बुद्धियों का जो दृष्टा है, बुद्धि वृत्तियों का जो दृष्टा है, वो कैसे देखता है? मन से? बोले मन को देखता है, मन से नहीं, मन को देखता है। बोले किस साधन से देखता है? हाँ, कोई साधन नहीं है। ये हमारे भीतर श्रद्धा है, इसको आप कैसे देखते हो? देखो, मन जब किसी चीज को जानता है तो वृत्ति के जरिए जानता है। वह विषय अगर वृत्ति में आ गया तो जान लेगा, नहीं आया तो नहीं जानेगा। तो मन जब दृष्टा बनता है, किसी का भी दृष्टा बनता है, तो उसका साधन क्या है? क्या है? वृत्तियां। वृत्ति नहीं हो तो नहीं जान सकता, तो वो साक्षी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि साक्षात नहीं है। ये जब इंद्री किसी चीज को जानेगी तो मन भी चाहिए और बाहर प्रकाश भी चाहिए। कितने साधन इन्वॉल्व हो गए? प्रकाश भी चाहिए, पीछे मन भी चाहिए, बाहर डिस्टेंस भी चाहिए। दूरी माने आकाश का भी उसमें रोल है। बहुत नजदीक ला दे कुछ नहीं दिखेगा, और बहुत दूर कर दे तो नहीं दिखेगा। साधन के जरिए इंद्रिय अपने विषय को जानती है। इसलिए इंद्रिय को साक्षी नहीं बोल सकते, क्योंकि साक्षात नहीं है वो। गौण वृत्ति से कोई बोले तो बोले। गौण वृत्ति क्या है? अब जैसे गवाह है ना, कोई घटना घटी तो उस गवाह को भी साक्षी बोल देते हैं। क्यों साक्षी बोलते हैं? क्योंकि तुम थे वहां पर, तो तुम सुनी सुनाई नहीं कह रहे हो, क्या तुम थे वहां पर, इसलिए उसको साक्षी बोल देते हैं। अन्यथा मुख्य रूप से उसको साक्षी नहीं बोल सकते। जहां साधन मौजूद हो वहां साक्षी नहीं। ओम नारायण। तो साक्षी शब्द कैसा सुंदर निर्मित हुआ है। वो एक ही जाकर के, एक ही जगह जाकर के सही सही घटित होगा दृष्टा में, बस मूल दृष्टा में। क्योंकि जो दृष्टा तत्व है, बुद्धि वृत्तियों का जो साक्षी है,
जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि मेरे भीतर सुख है, ये आप कैसे जानते हो? बोले वृत्ति से जानता हूं। अरे वृत्ति में तो सुख है, वृत्ति से कैसे जानोगे? वृत्ति में तो इस समय क्या है? सुख है, और उसी को जानना है। पकड़ में आता है? तो वो तो हो गया दृश्य। तो दृश्य से दृश्य को थोड़ा जानोगे। ये देखो भीतर थोड़ी सूक्ष्मता हो जाती है। तो सुख वृत्ति को वृत्ति से नहीं जानते, दृष्टा जानता है उनको। कैसे जानता है? बोले साधनम बिना, सीधा जानता है। कभी सोचो इस पर। कोई चीज ऐसी है, श्रद्धा है, मैंने श्रद्धा को जाना कि मेरे, सब लोग जानते हैं श्रद्धा है कि नहीं। कैसे जानते हो? आंख से? बोले मैंने कान से जाना कि श्रद्धा है। तो इंद्री तो वैसे ही पहले ही बाहर चली गई। और वृत्ति की बात है तो वृत्ति में श्रद्धा है, ये जानना है। ये तो ज्ञान का विषय बनना है। जानने वाला कौन है? तो बोले उसका नाम रखना, सबसे समीचीन नाम है उसका क्या? साक्षी। क्यों इसका नाम ये रखा? साक्षात ईक्षते, साक्षात ईक्षते। बोले अच्छा मान लिया। तो उसको कैसे जानते हैं? प्रश्न आया, क्योंकि बुद्धि को जब एक बार ये परंपरा मिल जाती है ना, तो उसका कारण कौन, उसका कारण कौन, वो फिर पूछना शुरू कर देती है। तो बोले इसको कैसे जानते हैं, इस दृष्टा को कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि यह दृष्टा ऐसा है जिसमें दृश्य धर्मिता नहीं है। ध्यान देना, ये बहुत महत्व की बात है। इस दृष्टा में दृश्य धर्मिता नहीं है, दृश्य बनने का गुण नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि दृश्याधिवृत्तयः एक बड़ा वचन है, बड़ा वाक्य है। इसीलिए बोला था क्योंकि पहले किसी को दृश्य कह देना इस बात का आधार बन जाता है कि उसका कोई दृष्टा होगा। जब आप एक बार कह देते हो कि यह दृश्य है, हाँ, तब तो आपको यह कहना ही पड़ेगा कि उसका कोई दृष्टा होगा। तो पहले यह सिद्ध करना है कि इस चीज में दृश्य धर्मिता है या नहीं है। तो अब आपको पकड़ में आया कि पहले वाक्य से ही ये शब्द जोड़े जा रहे हैं। रूपम, ये पहले ये तय किया जा रहा है कि वो दृश्य है। चूंकि वो दृश्य है इसलिए उसका कोई, ये रूपम दृश्यम लोचनम देख तदृश्यम, फिर से वो भी दृश्य है इसलिए उसके दृष्टा की खोज होनी चाहिए। तदृश्यम, फिर कौन दृष्टा है? मानसम। ठीक, दृश्याधिवृत्तयः साक्षी। फिर पहली बात ये कही कि धीवृत्तियां भी क्या हैं? दृश्य हैं। चूंकि वो दृश्य हैं इसलिए फिर उनके दृष्टा की खोज होनी चाहिए, और मिला। अब प्रश्न आया कि साक्षी का दृष्टा कौन होगा? बोले किसने कहा था कि वो दृश्य है? चूंकि वह दृश्य है नहीं इसलिए उसके दृष्टा की खोज करने की जरूरत नहीं है। ये दृगेव न तो दृश्यते, ये फाइनल स्टेटमेंट है। दृक् एव, और दृश्यत्व का निषेध किया, न तो दृश्यते। इस पूरी खोज में
एक ऐसी वस्तु प्राप्त हुई जिसमें दृश्य धर्मिता नहीं है और इसलिए उसके दृष्टा की खोज की आवश्यकता नहीं है और दृष्टा, उसके दृष्टा नाम की कोई चीज है भी नहीं। तो वह अंतिम दृक् तत्व के रूप में सिद्ध हुआ। कल और विचार करेंगे इस पर। वैसे तो कल सुधीर ने मुझको सुना दिया था ये श्लोक, है ना, सुनाया था ना, मालिश करते करते, नहीं उसके पहले ही सुनाया है, बट अच्छा है पढ़ना शुरू किया तो वही क्या काम है। बट आपको ये अभ्यास डालना है कि वेदांत के वचन का गूहन ऊहन कैसे किया जाए। छोटा छोटा वाक्य होता है लेकिन उसके पीछे फिर गंभीर विचार चिंतन होता है। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।